तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बी कंजर्वेशन पे, और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं राकेश गुप्ता जी, हु इज चीफ एडवाइजर एंड बी कीपर गोल्डन हाइव फाउंडेशन। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने सर, हमारे के लिए। दर्शक सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीज की कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, व्हाई बीज आर इम्पोर्टेंट फॉर इकोसिस्टम। मधुमक्खी हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परागन के द्वारा, पॉलिनेशन के द्वारा, जो कि एक सतत प्रक्रिया है, और उससे किसानों के हित में फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है, और उसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में एक समृद्धि आती है। हमारे पूर्वजों ने मधुमक्खी की तुलना लक्ष्मी स्वरूप मानी थी। प्रॉस्पेरिटी, बेहतर कृषि उत्पादन, पॉलिनेशन एक बड़ा सामान्य सा तुलना है। तो मधुमक्खी का जीवन अगर हम देखें 50 से 150 दिन का होता है। मनुष्य के जीवन के सामने वो बड़ा क्षणभंगुर का जीवन होता है जी। परंतु इस छोटे से जीवन में मधुमक्खी इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा प्रयास करती है, और इस बड़े जीवन में मनुष्य इकोसिस्टम को ध्वस्त करने में बहुत बड़ा प्रयास करते हैं। जी, जी। परागन और शहद का उत्पादन ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये टैंजिबल चीज़ें हैं। जी। परंतु मधुमक्खी के लिए शहद और परागन सेकेंडरी हैं। उनके लिए अपना प्रजाति का संरक्षण और संवर्धन वो महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। जी। राकेश गुप्ता जी, आपने बात की पॉलिनेशन की, और फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी एंड बीज वैक्स, जो टैंजिबल गुड्स हैं जो हम किसी बी हाइव से निकालते हैं, इसको हम किस तरीके से सस्टेनेबली कर सकते हैं, और ये जो अवेयरनेस का कैंपेन कैसे इंप्रूव किया जाए? देखिए, जैसा मैंने कहा कि वी नीड टू क्रिएट रिस्पॉन्सिबल बी कीपर्स। एक तो हुआ सामान्य बी कीपर, लेकिन हमें उससे अलग उठ के एक 4 अलग आयाम में सोचना पड़ेगा, जिसमें पहला है कि मधुमक्खी के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाना होगा। शहद तो हम सब चाहते हैं, लेकिन शहद निकालने की प्रक्रिया में असंख्य मधुमक्खियों का मरना एक सामान्य रूप है। हमें ये देखना है कि मधुमक्खी को बिना कष्ट दिए हुए, बिना मधुमक्खी का नुकसान करे हुए कैसे हम शहद निकाल सकते हैं, और इस प्रक्रिया को गोल्डन हाइव फाउंडेशन काफ़ी हद तक प्रयास कर रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए। दूसरा, शहद का उत्पादन ही एक सफल मधुमक्खी पालक का मापदंड नहीं होना चाहिए, अपितु शहद की गुणवत्ता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शहद एक अमृत तुल्य वस्तु है, जिसमें किसी प्रकार का गुणों में समझौता करने का कोई भी औचित्य नहीं है। तीसरा, मधुमक्खी के लिए एक वातावरण, अनुकूल वातावरण तैयार करना है। उसमें केवल मधुमक्खी पालक का रोल नहीं है, जनमानस को इसमें सहयोगी बनना पड़ेगा। और चौथा, मधुमक्खी देखिए, विगत 10 करोड़ सालों से मधुमक्खी अस्तित्व में है, परंतु चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि मधुमक्खी की अनेक प्रजातियां विलुप्त होती चली जा रही हैं। हमें मधुमक्खी का संरक्षण भी करना है, संवर्धन भी करना है, और उसके लिए जो हमारी देसी प्रजातियां हैं उसके ऊपर विशेष फोकस करना है। करीब हिंदुस्तान में 700 विभिन्न प्रजाति की मधुमक्खियां हैं, जिसमें 95% सॉलिटरी हैं, एकांकी हैं। केवल 5% के करीब शहद का उत्पादन करती हैं। तो अगर हमें संवर्धन, संरक्षण की बात करनी है, तो ये जो एकांकी मधुमक्खियां हैं, जिनका विलुप्त होने की संभावना ज़्यादा है, उनके ऊपर प्रयास करना होगा। जी, आपने अभी संरक्षण की बात की, तो सुंदर नर्सरी में वीकली आप एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं जो कंजर्वेशन ऑफ बीज के ऊपर होती है, उसके बारे में भी हमें कुछ पता है? देखिए, विगत कई वर्षों से सुंदर नर्सरी में आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर, गवर्नमेंट सुंदर नर्सरी मैनेजमेंट ट्रस्ट और गोल्डन हाइव फाउंडेशन, इन तीनों ने एक साथ मिलके काफ़ी प्रयास करे हैं एक मधुमक्खी के अनुकूल
एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम की परिकल्पना को साकार करने के लिए, और उसमें अभूतपूर्व सफलता भी मिली है। आज इन प्रयासों के फलस्वरूप आपको सुंदर नर्सरी में विभिन्न प्रजाति की मधुमक्खियाँ, जिसमें कुछ जो शहद का उत्पादन करती हैं और काफ़ी जो शहद का उत्पादन नहीं करती हैं, एकांकी हैं, वो आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे सॉलिटरी बीज की हम अगर बात करते हैं तो कारपेंटर बी है, लीफ कटर बी है, बम्बल बी, रेजन बी, माइनर बी, काफ़ी मधुमक्खियाँ जो ज़मीन के नीचे रहती हैं, वो भी आपको सुंदर नर्सरी में एक प्रक्षय स्थल हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। जनता को जागरूक बनाने के लिए सुंदर नर्सरी में हर सप्ताह या महीने में 2 बार हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं, जिसमें, क्योंकि कंजर्वेशन के लिए जागरूक बनाना सबसे फर्स्ट स्टेप है। अगर हमें जागरूकता नहीं होगी या हम मधुमक्खी के प्रति उदासीन होंगे, बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन जनता जनरली उदासीन है या उसको जानकारी नहीं है या वो संवेदनहीन है। तो ये संवेदना बढ़ाने का काम हम लोग सुचारू रूप से सफलतापूर्वक सुंदर नर्सरी में कर रहे हैं। राकेश जी, एक फियर फैक्टर है आम जनता में, तो उसको हम कैसे हटाएं? क्या आपको लगता है कि जहाँ पे भी बी हाइव है वहाँ पे एक नोटिस जारी की जाए ताकि पब्लिक जो है दे शुड बी केयरफुल? कौन से कदम उठाने चाहिए ताकि ये जो अवेयरनेस कैंपेन सिर्फ सुंदर नर्सरी तक ना टिकी रहे बट इट गोज आउट इनटू द ओपन? देखिए, अगर हम मधुमक्खी के लिए रिसोर्सेस जो पूरे साल तक मधुमक्खी को प्रोडक्टिवली ऑक्यूपाई कर दें, तैयार करेंगे, तो मधुमक्खी अपने काम से लगी रहेगी और आपको कष्ट नहीं पहुंचाएगी। लेकिन फिर भी क्या स्टिमुलाई है जिससे मधुमक्खी डिफेंसिव हो, ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, तो थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कुछ मधुमक्खियां हैं जो स्टिंगलेस हैं, उनके डंक ही नहीं है, फिर भी दे आर द बेस्ट पॉलिनेटर्स। स्टिंगलेस बीज हैं जो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन में रहती हैं और वहाँ की नेटिव हैं। जब डंक नहीं है तो उससे कोई खतरा नहीं है, और जो वो शहद का उत्पादन करती हैं दैट इज़ इम्ब्यूड विद हाई मेडिसिनल वैल्यूज़, और बहुत अच्छा शहद है, तो उन मधुमक्खियों को भी पाला जा सकता है। हम उसके बारे में भी सुंदर नर्सरी में ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं। कुछ कंपीटिंग इंसेक्ट्स भी हैं लाइक वॉस्प्स एंड हॉर्नेट्स, तो हाउ डू यू मेक द डिस्टिंक्शन? नेचर में हर एक का अपना अलग स्थान है। वैस्प, हॉर्नेट्स, मधुमक्खियाँ, अगर सबके लिए प्रचुर मात्रा में साधन हैं तो कोई किसी के बीच में दिक्कत नहीं करता है। समस्या तब आती है जब साधन कम हैं और उन्हीं साधन के ऊपर प्रेशर हो रहा है, तो ये क्राइसिस सिचुएशन और ये टसल की सिचुएशन होती है। इसी तरह से ह्यूमन बी कॉन्फ्लिक्ट भी तभी आता है जब रिसोर्सेज कम है, मधुमक्खी भटक रही है, डिप्रीवेशन की स्थिति है, तब वो परेशान है और शायद स्टिंग कर ले। जी, आपने कब डिसाइड किया कि आपको बी कीपिंग जैसा कुछ करना है? मधुमक्खी से मेरा पहला साक्षात्कार 4 वर्ष की उम्र में 1964 में हुआ, और बड़ा कष्टकारी था क्योंकि मैंने मधुमक्खी के बक्से खोले और कोई वाद विवाद तो मधुमक्खियों को करना नहीं था, लेकिन जो उसे करना था वो उसने किया और वो कष्टकारी था। उसके कालांतर समय बीतता गया और 40 वर्ष के बाद जब मैंने पढ़ाई कर ली, MBA कर लिया, कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर लिया, और फिर विचार किया कि स्वतंत्र काम करना है, नेचर से जुड़ के करना है, खेती शुरू करी, ट्रायल सीड प्रोग्राम्स करे और 2004 में मधुमक्खी पालन में आया। कंजर्वेशन का कार्य मैंने 2015 से शुरू किया, जब से मैं गोल्डन आई फाउंडेशन के साथ संबद्ध हुआ। तो जिसे कहते हैं कि आज की स्थिति में तन समर्पित, मन समर्पित, मेरा पूरा जीवन समर्पित, मधुमक्खी इतना अद्भुत रचना है कि अगर आप उसके साथ कार्य करेंगे
तो बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं। आपने कहा था कि दे आर वेरी लॉयल ऑल्सो। जब बी कीपिंग करते हैं तो जो डोमेस्टिक ब्रीड है दे वेरी लॉयल, कहीं जाते नहीं है, उसी बी हाइव में रहते हैं। ये स्टिंगलेस बीज के लिए मैंने कहा था कि दे मेक कंपेनियनशिप फॉर लाइफ। 2-3 मधुमक्खियां हैं जो हम मैनेज करते हैं। वो मधुमक्खियां अगर स्थितियां विपरीत हैं, प्रतिकूल हैं, तो शायद छोड़ के भी चली जाएं, और वो एक उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रति कोई दुर्भावना मधुमक्खी में है इसलिए वो हमें छोड़ के जा रही है। यहाँ साधनों की कमी है, तो ऐसी जगह जहाँ साधन बेहतर है चली जाती हैं मधुमक्खियाँ। बहुत केसेस में ऐसा भी होता है कि मधुमक्खियाँ एक्सप्लॉइट होती हैं शहद निकालने के लिए, तो व्हाट आर द सस्टेनेबल वेज ऑफ टेकिंग आउट द हनी कि मधुमक्खियों को भी कोई नुकसान ना हो और शहद भी आ जाए? दिस इज़ वॉट वी आर वर्किंग ऑन। बड़ा सामान्य प्रक्रिया है। देखिए, कुछ मधुमक्खियाँ हैं जो मैनेज करी जा सकती हैं, और जब हम उनको मैनेज करते हैं तो एक अलग खंड होता है जिसमें वो शहद का अपना स्टोरेज करती हैं, बिना मधुमक्खी को हानि पहुंचाए, बिना एक भी मधुमक्खी को मारे हुए आप गुणवत्ता युक्त शहद निकाल सकते हैं। कुछ मधुमक्खियाँ जो स्वतंत्र हैं, पेड़ों में रहती हैं, मॉन्यूमेंट्स में रहती हैं, झाड़ियों में रहती हैं, उसको मैनेज करना संभव नहीं है, क्योंकि उससे आप जब शहद निकालेंगे तो या तो आप छत्ता डिस्ट्रॉय करेंगे या मधुमक्खियों का नुकसान करेंगे। और अगर गलती से आपने रानी मधुमक्खी मार दी और छत्ता भी नष्ट कर दिया, तो उसको पुनर्जीवित करने का, पूरी जनरेशन्स ख़त्म कर दी हैं, कोई तरीका नहीं रह जाता है, और वो एक प्रकृति के प्रति एक नुकसानदायक कदम है। काफ़ी टेक्निकल तरीके से सोच समझ के ही एक्सट्रैक्ट करना चाहिए ताकि जो क्वीन बी है उसको भी नुकसान ना पहुंचे। बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। मधुमक्खियों की जो संरचना है या कार्य प्रणाली है, अगर आप उससे एक रूप हो जाएं तो बहुत सामान्य रूप से आप शहद का निष्कासन कर सकते हैं। आपको भी कष्ट नहीं होगा, मधुमक्खी आपको भी डंक नहीं मारेगी, और मधुमक्खी को भी कष्ट नहीं होगा। लेकिन एक सामंजस्य उनके साथ बिठाना बहुत ज़रूरी है। आपको मधुमक्खी की भाषा, मधुमक्खी के विचार समझने पड़ेंगे। वो एक लंबे समय तक उनके साथ जुड़ाव करके ही आ सकता है। So I think we are running out of time. It's been a very interesting discussion, Rakesh Gupta ji, on the Doordarshan morning show on apiculture, beekeeping. It's very unique. Bee conservation के बारे में हमने बात की. Thank you so much for being with us on the Doordarshan morning show. थैंक यू, नमस्कार। तो मधुमक्खियाँ नहीं तो कुछ भी नहीं, पॉलिनेशन नहीं होगा तो आगे चीज़ें नहीं हो पाएंगी, खेती नहीं हो पाएगी। तो बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लानट। वी ऑल टॉक अबाउट हाउ सस्टेनेबल वी हैव टू मेक आवर लाइफस्टाइल, तो उसमें बीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। Absolutely, and no a creature in the ecosystem can be neglected if you want to preserve the environment. Next up is Shot by Chance. शॉट बाय चांस में इस बार हमने शामिल किया है आनंदिता नंदी का फोटो, जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लिया गया है। इसमें दांतों वाला एक नर हाथी, जिसे टस्कर कहा जाता है, अपने ऊपर सूंड से मिट्टी डाल रहा है। दूसरी ओर से आने वाली सूरज की किरणें धूल के बवंडर को एक सुनहरी आभा प्रदान कर रही हैं, जिससे ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस फोटो को भेजने के लिए हम दूरदर्शन की ओर से आनंदिता नंदी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। यदि आपके पास भी जंगल में लिया गया कोई दुर्लभ फोटो या वीडियो हो तो आप हमें मेल करें ddmorningshow23@gmail.com।